अगली सुबह पन्ना और संजू गांव के जानकार पौड़ी बाबा के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि निकटोनी के परिवार में उसकी मां देयू, बीवी पूर्वी और बच्चे माधव, राघव और 6 महीने की बच्ची थी। एक दिन जानकी राम नाम का एक हेडमास्टर आता है, जो निकटोनी से उसके दोनों बच्चे माधव और राघव को स्कूल भेजने को कहता है। पर स्कूल में बड़े घर के बच्चे माधव और राघव को बहुत परेशान करते, उन्हें मारते पीटते थे। वहीं बुरे संगत में रहने के कारण एक दिन बच्चा संजू भूतनाथ मंदिर से गहने चुराकर भाग गया। लेकिन गांव के जमींदारों को लगा कि चोरी निकटोनी ने ही किया है, क्योंकि वो ही मंदिर की देखरेख करता था। इसलिए सभी गांव वाले गुस्से में निकटोनी के घर की तरफ जाने लगते हैं। उस समय निकटोनी मजे से अपने छोटे बच्चे राघव के चेहरे पर वही लाल रंग से पेंटिंग कर रहा था। गांव वालों ने निकटोनी को खूब पीटा और उसका घर भी जला दिया। ये सब देखकर माधव और राघव डर कर वहाँ से अपनी छोटी बहन को लेकर भाग जाते हैं। पर कुछ ही दूर पर स्कूल के बच्चों ने उन्हें घेर लिया। पर माधव उनसे अकेले ही लड़ता है और राघव को छोटी बहन को लेकर वहाँ से भगा देता है। बदमाश बच्चों ने बेरहमी से माधव का दांत भी उखाड़ लिया था और कुछ बच्चे राघव का पीछा करने लगे। भागते भागते राघव कमरुट्टू कुएं के पास जाता है, जहाँ गोद की बहन को एक टोकरी में रखकर पेड़ से रस्सी बांधकर टोकरी को कुएं में छुपा रहा था, ताकि बहन की जान बच जाए। पर वो शैतान बच्चे राघव को मारने के लिए आए और डर से रस्सी राघव के हाथ से छूट गई और बच्ची कुएं में गिर गई। ये देखकर शैतान बच्चे वहां से डरकर भाग गए। पर राघव जब तक टोकरी बाहर निकालता, पानी में डूबने की वजह से बच्ची की जान चली गई। दुख और अपमान के कारण निकटोनी ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उनके पास मिली चिट्ठी में लिखा था, जो हमारी परिवार के मौत के जिम्मेदार हैं, उनका वंश खत्म हो जाएगा। रात में विक्रांत चेकपोस्ट पर अकेले खड़ा रहता है और मूसा के वहां से गुजरने पर उसे पकड़ लेता है और जंगल के बीच ले जाकर पेड़ से बांध कर उसके चेहरे पर वही पेंटिंग बनाने लगता है, जो निकटोनी बचपन में राघव के चेहरे पर बनाता था। मूसा डर के मारे अपना सच कबूल कर लेता है कि उसके बिजनेस में कोई परेशानी न हो, इसलिए चेकपोस्ट पर भूतिया गुड़िया टांग कर वो लोगों को डराता था और पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा को उसने ही मारा। पर बच्चों के मरने से उसका कोई वास्ता नहीं है। ये सब सुनकर विक्रांत कहता है, खुद मारकर ब्रह्म राक्षस का नाम लगा दिया, अब देखो तुमको असली ब्रह्म राक्षस के हाथों मरना होगा। और सुबह में मूसा काने मरा मिलता है। अपनी ड्यूटी करते हुए विक्रांत छानबीन के लिए हेडमास्टर पिंटो के पास जाता है और कहता है कि तुमने मूसा काने को क्यों मारा। पिंटू कहता है, सर मैंने नहीं मारा उसे। विक्रांत कहता है, तुम्हारे स्कूल के गोदाम में मूसा का इलीगल सामान मिला था, तो कुछ तो लिंक है तुम दोनों का। लॉरेंस पिंटो बताता है कि स्कूल और ये स्कूल की सारी जमीन जनार्दन जी की है, मैं तो सिर्फ यहाँ हेडमास्टर हूँ, मेरा किसी मौत से कोई लेना देना नहीं है। तभी वहीं खड़ा प्रजापति डरते हुए विक्रांत से कहता है कि सर हम गांव वालों पर ही शक कर रहे, हो सकता है ये सब कोई बाहर वाला कर रहा हो। प्रजापति की ये बात सुनकर विक्रांत के शक की सुई घूमती है संजू पर। संजू पर सर्च करने के बाद विक्रांत संजू के पास जाता है और उसे अचानक ही खूब पीटने लगता है। तभी पन्ना विक्रांत को एक लकड़ी उठाकर मारती है और कहती है कि हमने आपको भूत के रूप में नाचते देखा था और आप संजू को मार रहे हैं। विक्रांत बताता है कि ये संजू नहीं है, क्योंकि संजू मर चुका है और ये है संजू गंभीर की अस्थियां, जो इस लंदन रिटर्न के बैग से मिली है। अब इससे पूछो कि ये कौन है। ये सुनकर पन्ना के तो होश ही उड़ गए। नकली संजू बताता है कि लंदन में वो और संजू रूममेट से, वो हमेशा गांव की बातें और अपनी माँ की बातें करता रहता था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है, तो वो उनसे मिलने गांव आ रहा था, पर उसका बीच में ही एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। एक बेटा मरने से पहले अपनी माँ से नहीं मिल पाया, कम से कम एक माँ मरने से पहले अपने बेटे से मिल पाए, इसलिए मैं यहाँ संजू बनकर आया। तभी वहाँ जनार्दन भी आ जाता है, जो सब कुछ सुन लेता है। इस पर संजू उसके पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसका बेटा नहीं है। ये सुनकर जनार्दन उसे गले लगाते हुए कहता है कि मैंने सारी बातें सुन ली है और कोई बात नहीं, तुम मेरे ही बेटे संजू हो। फिर वो उसे घर ले जाता है, जिसे घर के अंदर देखकर सबको खुश हो जाती है। अगले दिन संजू पन्ना से मिलने जाता है, जहाँ पता चलता है कि पन्ना का मंगेतर राकेश वहाँ आया है। राकेश को देखकर संजू दुखी हो जाता है। अंदर जाकर संजू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो पन्ना वहाँ आ जाती है और बताती है कि राकेश और पन्ना की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ संजू, मैं माँ पापा को हमारी शादी के लिए मनाऊंगी। पर संजू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन पूरा परिवार एक साथ जमा था और वहाँ पंडित जी बताते हैं कि पन्ना की शादी का योग्य 6 महीने बाद है।
तभी विक्रांत लॉरेंस पिंटो को लेकर वहां आता है और बताता है कि कल रात मैं मूसा काने नाम के बकरे को बांध कर शेर का इंतजार कर रहा था, पर बीच में मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तब तक बकरा यानी मूसा काने मर चुका था। हेडमास्टर जी ने सही कहा था कि स्कूल गोडाउन जनार्दन जी का है, पर उसे यूज करने वाला मूसा काने और उसका पार्टनर है, जिसने मिलकर अपने रास्ते में आने वाले इंस्पेक्टर सुरेश को, फिर चेक पोस्ट पर इंफॉर्मेशन देने वाले गार्ड्स को मार डाला और कहीं मुंह न खोल दे इसलिए अपनी बकरी मूसा को भी उसके पार्टनर ने मार दिया। यहाँ तक कि उसने कल रात में मुझे भी मारने की कोशिश की। जनार्दन गुस्से में कहता है कि ये सारी बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो। विक्रांत कहता है क्योंकि मूसा को मारने वाला आप लोगों के ही बीच में है। मुझे पुराने इंस्पेक्टर के पर्स से 1 रुपए का नोट मिला जिस पर 183 और नॉर्थ लिखा हुआ मिला था। 183 तो मूसा के गाड़ी का नंबर है, पर नॉर्थ का मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत दिमाग लगाने के बाद समझ आया कि वो नॉर्थ नहीं नाथ लिखा था, यानी एकनाथ, जनार्दन का छोटा भाई एकनाथ, मूसा का पार्टनर जिसने मूसा को मार डाला। सच्चाई सुनकर एकनाथ जैसे ही भागने वाला था, विक्रांत एक रस्सी उसके पैर में फंसाकर उसे गिरा देता है और ये सब देखकर जनार्दन जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि एकनाथ तुमने ये क्या कर दिया। लगता है ये निकटोनी के श्राप का असर है। निकटोनी ने गहने चोरी किए, ये बात मुझे विश्वनाथ ने बताई और मैंने बिना जाने विश्वनाथ की बात मान ली और पूरे गांव के सामने निकटोनी को चोर बना दिया। और जब पता चला कि गहने संजू ने चुराए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और निकटोनी के परिवार ने उनके साथ हुए बेइज्जती के चलते आत्महत्या कर ली। उसी निकटोनी का भूत हम सबसे बदला ले रहा है। जब विक्रांत थाने पर वापस जाता है तो तावड़े पूछता है कि क्या बच्चों को भी यही लोग मार रहे थे। विक्रांत कहता है वो राज भी जल्दी ही खुल जाएगा। तभी वहाँ पन्ना आती है जो बताती है कि आपके घर जब मैं गई थी तो वो फोटोज मैंने देखा। वहाँ जो लेटर्स थे 28 साल पहले जब निकटोनी के परिवार ने आत्महत्या की, वही नोट उनके पास भी मिला जिसमें लिखा था कि हमारे कातिलों का वंश नहीं बचेगा। विक्रांत पूछता है कि ये निकटोनी कौन है, तो प्रजापति बताता है कि ये 28 साल पुराना केस है। पन्ना पूछती है कि क्या निकटोनी फैमिली के आत्महत्या और इन बच्चों के मर्डर का कोई लिंक हो सकता है। इस पर विक्रांत निकटोनी की मर्डर केस रिपोर्ट चेक करता है तो निकटोनी के फैमिली में मरे थे कुल 5 लोग, पर डेड बॉडी मिली थी सिर्फ 4 लोगों की। निकटोनी, उसकी वाइफ पूर्वी, छोटा बेटा राघव और 6 महीने की बच्ची। बड़े बेटे का नाम था माधव और उसकी लाश नहीं मिली। सभी फिर कमरुट्टू घर के अटारी पे जाते हैं जहां विक्रांत डॉट्स को लिंक करने की कोशिश कर रहा था। तभी तावड़े कमरुट्टू स्कूल का 28 साल पहले वाला स्कूल रजिस्टर लाता है जिसे हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो ने भिजवाया था, जिसमें विक्रांत पाता है कि उस समय जिस क्लास में माधव पढ़ता था उसके क्लास में उसे छोड़कर 16 बच्चे थे और ये 16 बच्चे आज के मरे हुए बच्चों के पिता थे। तभी फ्रेम शिफ्ट होता है पन्ना के मंगेतर राजेश की तरफ, जिससे शक उस पे होने लगता है, जो कि देखने से ही थोड़ा रहस्यमयी लगता था कि कहीं यही तो माधव नहीं। रात में मुन्ना पन्ना से कहता है कि माधव अपनी क्लास के चिढ़ाने वाले क्लासमेट से तो बदला ले लिया, कहीं अब वो हमें तो नहीं मारेगा, क्योंकि हमारे पापा और जनार्दन अंकल भी उनके दुख का कारण थे। इसी बीच उनके रूम का दरवाजा खटखटाता है तो पन्ना और मुन्ना डर जाते हैं। डरते डरते पन्ना और मुन्ना दरवाजा खोलने जाते हैं, पर दरवाजा पहले से ही खुला था। पर पन्ना और मुन्ना दरवाजे से जैसे ही पलटते हैं, देयू उनके सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर दोनों का दिल दहल जाता है और फिर देयू गायब हो जाती है अंधेरे में। इसलिए पन्ना और मुन्ना डरते डरते देयू को खोजने लगते हैं, पर देयू पीछे से आकर उन पर वार कर देती है। आगे हम देखते हैं कि विक्रांत हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो के घर जाता है, उससे 28 साल पहले इस स्कूल के हेडमास्टर जानकी राम के बारे में जानने, क्योंकि जानकी राम ने ही निकटोनी से कहा था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हीं के समय माधव नाम का लड़का पढ़ता था। लॉरेंस पिंटो कहता है कि उसे इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, पर वो फाइल्स में चेक करके बताता है और वो अंदर चला जाता है और जाते जाते वो विक्रांत से कहता है कि वो कुर्सी पर बैठे वो उसके लिए चाय भी लेकर आता है। विक्रांत जानकी राम की मदद से माधव का पता लगाना चाहता था। तभी विक्रांत पिंटो के घर पर एक और पेंटिंग देखता है जो उसे फिर से कंफ्यूज करने लगती है और वहीं पर उसे एक नकली दांत भी ग्लास में दिखता है। ये देखकर विक्रांत को समझ में ही नहीं आ रहा था। उस पर गुड्डी कहती है कि उसके दोस्त को अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो कृष्ण, राम और शिव जी का नाम लिख देता है, जिससे टीचर डर के मारे उसे पास कर देती है। शिव जी का नाम सुनते ही विक्रांत को याद आता है कि लॉरेंस पिंटो के सीने पर भी शिवलिंग का टैटू था और निकटोनी शिव भक्त था और भूतनाथ
भूतनाथ मंदिर में रहता था। विक्रांत को फिर गुड्डी की एक और बात याद आती है, जो गुड्डी फैंटम कॉमिक बुक के बारे में बताती है कि फैंटम मरता है तो उसका बेटा ही अगला फैंटम बन जाता है और लोगों को लगता है कि ये फैंटम का भूत है। यानी क्या लॉरेंस पिंटो ही निक टोनी का बड़ा बेटा माधव तो नहीं? विक्रांत घर के अंदर जाता है पर उसे पिंटो वहां नहीं मिलता, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां उसे मुन्ना के हाथों की चेन मिलती है। लॉरेंस पिंटो के घर के नीचे एक सीढ़ी भी थी, जिसके बारे में बकरू बताता है कि ये सीढ़ी नदी किनारे जाती है, जहां से भूतनाथ मंदिर जाते हैं, जो कि 28 साल पहले ही बंद कर दी गई है। विक्रांत कहता है, मुझे भूतनाथ मंदिर के पास ले चलो। बकरू उसे नदी से होते हुए भूतनाथ मंदिर ले जाता है। विक्रांत के साथ गुड्डी भी थी। तभी विक्रांत देखता है कि कोई औरत उनका पीछा कर रही है। विक्रांत गुड्डी की आंखें दूसरी तरफ कर देता है ताकि गुड्डी डर न जाए। आगे उन्हें भूतनाथ मंदिर दिखता है। विक्रांत गुड्डी को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है और बकरू बाहर नाव पर ही बैठा उनका इंतजार कर रहा था। मंदिर के आसपास बहुत दिया जल रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो 28 साल पहले ही बंद हो गया था। मंदिर का दरवाजा खोलकर जैसे ही विक्रांत अंदर जाता है, हजारों चमगादड़ वहां से उड़ने लगते हैं और गुड्डी ये सब देखकर डरने लगती है। मंदिर के दीवारों पर मरने वालों का नाम लिखा था। तभी विक्रांत को लगता है कि कोई उसे विक्की कहकर पुकार रहा है और इसी के साथ विक्रांत अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो रेणु से मिला, उससे प्यार होना, शादी और फिर गुड्डी का पैदा होना। फिर एक दिन रेणु और गुड्डी कमरुट्टू में शादी अटेंड करने के लिए एक हफ्ते के लिए वहां जा रही थी और विक्रांत उनके जाने से दुखी हो रहा था। दुखी विक्रांत को मनाते हुए रेणु कहती है, बस एक ही हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो हम फिर साथ होंगे ही। पर रेणु और गुड्डी के कमरुट्टू जाने वाले दिन ही पता चलता है कि कमरुट्टू में उनका एक्सीडेंट हो गया। विक्रांत भागकर उनके पास जाता है तो डॉक्टर बताती है कि रेणु कोमा में चली गई है। तभी प्रेजेंट में गुड्डी डर के मारे रो रही थी और विक्रांत से कह रही थी कि पापा आगे मत जाओ, उसे डर लग रहा है। विक्रांत को तभी वहां एक मुखौटा दिखता है, जिसे देखकर विक्रांत का शरीर कांपने लगता है। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विक्रांत मुखौटे को सीने से लगाकर रोने लगता है। उसे वहां लाल रंग की फ्रॉक भी मिलती है, जिसे देखकर विक्रांत फूट फूट कर रोने लगता है और स्टोरी पास्ट में जाती है, जहां डॉक्टर उसे गुड्डी के पास ले जाती है, जो मर चुकी थी और सफेद कपड़ों से ढकी थी। सफेद कपड़ा हटाने पर विक्रांत देखता है कि गुड्डी के चेहरे पर वही वन साइडेड पेंटिंग बनी हुई थी लाल रंग की। विक्रांत गुड्डी को पकड़कर रो रहा था एंड स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहां गुड्डी भी खूब रो रही थी और फिर वो धुआं बनकर उड़ गई। और यहाँ रिवील होता है विक्रांत का कमरुट्टू आने का मकसद। मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो माँ बेटी देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की पत्नी रेणु और बेटी गीतांजलि रोड़ा यानी गुड्डी थी, जो कमरुट्टू शादी अटेंड करने आ रही थी। और कमरुट्टू जंक्शन पर गुड्डी का बेरहमी से मौत हो गया और रेणु सदमे से कोमा में चली गई। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहां विक्रांत को पीछे से आवाज आती है कि इंस्पेक्टर, आपकी बेटी का खून किसने किया, पता लगा लिया ना? पर क्या फायदा, उसे बचा तो पाए नहीं। इसलिए कहते हैं जीवन में गलती नहीं करनी चाहिए, वरना सजा तो मिलेगी ही। पर मेरे परिवार की क्या गलती थी? मेरी छोटी बहन ने क्या गलती की थी? मेरे माँ बाप ने क्या गलती की थी? जनार्दन गंभीर का बेटा संजू, चोरी उसने की और इल्जाम मेरे परिवार पर लगा। मेरे परिवार को मार दिया गया, वो गलत था। स्कूल में मेरे क्लास के बच्चे हमें परेशान करते थे, मारते थे, चिढ़ाते थे। वो सब देखकर तुम लोग चुप रहते थे, वो गलत था। जब मेरे दांत उखाड़े गए, तुम भी वही न थे? अब तुम लोग भी अपने बच्चों की मौत की वजह से तिल तिल कर रोज मरोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। और पीछे से एक धुंधली परछाई आती है, जो विक्रांत पर वार करती है और विक्रांत बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब विक्रांत को होश आने लगता है, तो उसे अपने स्कूल के दिन की बात याद आने लगती है, क्योंकि विक्रांत रोना भी कमरुट्टू का ही रहने वाला था और 3-4 महीने के लिए कमरुट्टू के स्कूल गया था। और ये बात वो स्टार्टिंग में गीतांजलि को बता रहा था कि वो स्कूल पैदल जाता था, क्योंकि उस समय कमरुट्टू में रास्ता नहीं था। विक्रांत जब पूरी तरह से होश में आता है, तो उसे किसी की गाने की आवाज आती है। वो आवाज को फॉलो करता है तो सामने उसे पन्ना और मुन्ना रस्सी से बंधे मिलते हैं और देयू उन पर विक्रांत की ही बंदूक ताने खड़ी रहती है। और कोई आदमी अजीब से भेष में, चेहरे पर पेंटिंग लगाए, पीठ पीछे खड़ा गाना गा रहा था कि तुम लोगों का अंत करीब है।
और उसके सामने का एक दांत भी गायब था और वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस पिंटो यानी माधव ही था, जो अपना निकला दांत छुपाने के लिए नकली दांत लगाता था, जो विक्रांत ने उसके घर पर देखा था। स्टोरी पास्ट में जाती है जब गांव वाले निक्टोनी पर हमला किए थे और छोटा भाई राघव अपनी बहन को बचाने के लिए उसे कुएं में छुपा रहा था और वो मर गई। तभी वहां छोटा संजू आ जाता है, जिसे देखकर गुस्से में राघव उसे पत्थर से पीट पीट कर मार दिया और चेहरा कुचल दिया, जिससे संजू पहचान में ही नहीं आ रहा था। प्रेजेंट में विक्रांत पूछता है कि तुमने कहा मेरे माँ पिता और मेरी बहन को मार दिया, तुमने अपने छोटे भाई राघव के बारे में नहीं बताया। एंड तब रिवील होता है राघव का चेहरा, जो कि कोई और नहीं बल्कि संजू होता है, जिसने ये बताया था कि वो लंदन में असली संजू का क्लासमेट था। यानी राघव संजू का क्लासमेट था, पर लंदन में नहीं, कमरुट्टू में, बचपन के स्कूल में। हादसे वाले दिन राघव ने संजू को मार दिया और लोगों को लगा कि संजू अपने पिता के डर से घर छोड़कर भाग गया। और संजू की डेड बॉडी देखकर पुलिस और गांव वालों को लगा कि ये निक्टोनी का छोटा बेटा राघव है, क्योंकि वहीं पर उनकी छोटी बहन की लाश थी, जिसे लेकर राघव भागा था और चेहरा बुरी तरह कुचला गया था, तो किसी को पहचान भी नहीं आ रहा था कि ये है कौन। जबकि हकीकत ये थी कि संजू को मारने के बाद उसके कपड़े पहनकर राघव और माधव वो गांव छोड़कर बचपन में ही भागकर मुंबई चले गए। वहां रहकर किसी तरह पढ़ाई वगैरह की और माधव हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो बनकर कमरुट्टू गांव वापस लौट आया, अपने परिवार के मौत और अपने साथ हुए जातियों का बदला लेने पूरे प्लानिंग के साथ, जिसमें ऐड कर दिया ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट और लोगों को लगता कि ये सब कोई भूत कर रहा। संजू का असली चेहरा देखकर पन्ना दंग रह जाती है। फिर खूब फाइट होती है एंड लास्ट हीरो की जीत होती है एंड विलेन राघव, माधव और देयू की भूतनाथ मंदिर में मौत। विक्रांत कमरुट्टू घर आकर घर वालों को सब बात बताता है, पर संजू की हकीकत नहीं बताता, वरना उसकी माँ सदमे से मर जाती। विक्रांत उसकी माँ को बताता है कि संजू बिना बताए वापस लंदन चला गया। केस सॉल्व करने के बाद विक्रांत कमरुट्टू से चला जाता है अपनी बेटी गीतांजलि रूणा यानी गुड्डी की यादों के साथ। यानी हम जो पूरी मूवी में देखते हैं कि विक्रांत गुड्डी को खतरनाक से खतरनाक जगह ले जा रहा था, पर असल में वो गुड्डी थी ही नहीं, बल्कि विक्रांत के दिमाग में गुड्डी की इमेजिनेशन और प्यार था। गुड्डी तो पहले ही मर चुकी थी। सैड बट ट्रू कि अगर गुड्डी नहीं मरती तो शायद ब्रह्म राक्षस के डर का यूज करके राघव और माधव मौत का तांडव करते रहते और लोगों को लगता ये ब्रह्म राक्षस का काम है। और यही सारी चीजें पन्ना अपनी जर्नल में लिखती है, जो कि बाद में लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस के नाम से पब्लिश होती है, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिल्मी में आओ, बाय बाय।